अब ये है कि जैसे ए गुलाम है और फ्रैंकलिन है, इनमें संबंध कितना होता है, ठीक है, किस प्रकार से होता है। इसी प्रकार से ए गुलाम और गुलाम में क्या संबंध होता है, तो एक प्रकार से इनमें विभिन्न पद्धति के अंदर सब आवेश के मात्रा है, लेकिन विभिन्न पद्धति में, ये दोनों सीजीएस में, ठीक है, ये एमकेएस में। तो एक गुलाम का मतलब होता है 3 × 10⁹ फ्रैंकलिन, ठीक है, ये सीजीएस पद्धति में और सबसे छोटा है, यानी सबसे छोटा मात्रक है। फिर इसी प्रकार आ जाते हैं सबसे बड़े मात्रक पे। तो आवेश का सबसे बड़ा मात्रक होता है फैराडे, ठीक है, और ये होता है 96,500 कूलम, ठीक है। फिजिक्स में इसको 96,500 पढ़ते हैं और केमिस्ट्री में इनमें कुछ अलग अलग मान आते हैं। तो फिजिक्स में इसका मान होता है 96,500 कूलम। ये आवेश का सबसे बड़ा मात्रक है फैराडे, इसका मान होता है 96,500। और एक कूलम का मान होता है सीजीएस पद्धति में, ठीक है, जिसका मात्रक होता है फ्रैंकलिन, कितना होता है 3 × 10⁹ यानी एक कूलम का मान फ्रैंकलिन में कितना होता है 3 × 10⁹ फ्रैंकलिन, ठीक है। ये एमकेएस पद्धति में और ये सीजीएस पद्धति में। और एक फैराडे सबसे बड़ा मात्रक कितना होता है 96,500 कूलम। अब ये पता है, ये सबको कुछ समझाने की आवश्यकता है नहीं, इसमें ज्यादा समान आवेशों में क्या होता है प्रतिकर्षण। अगर पॉजिटिव पॉजिटिव है तो प्रतिकर्षण होगा, नेगेटिव नेगेटिव है तो भी प्रतिकर्षण होगा। अगर एक आवेश पॉजिटिव और एक नेगेटिव तो उसमें क्या होता है आकर्षण होता है। तो ये आवेश से संबंधित कुछ चीजें थी जिनको अपन ने पढ़ा था। अब इसके बाद में आवेश को उत्पन्न करने की प्रक्रिया। आवेश को कैसे उत्पन्न कर सकते हैं, आवेश को कैसे बना सकते हैं, किस प्रकार से कर सकते हैं, ठीक है, तो उसके लिए पढ़ेंगे। यानी इसमें 3 प्रक्रिया बता रखी है, ठीक। आवेश को उत्पन्न करने की जो प्रक्रिया है वो कितनी है 3 है। पहली है घर्षण द्वारा आवेशन, यह आवेशन की प्रक्रिया है, ठीक है। इसको इस प्रकार से ज्यादा पढ़ सकते हैं आवेशन की प्रक्रिया, यानी इस टॉपिक को इस प्रकार से पढ़ना ज्यादा अच्छा रहेगा, आवेशन की प्रक्रिया। तो 3 प्रक्रिया होती है अपने सब्जेक्ट, अपने टॉपिक के अनुसार, ठीक है, अपने सिलेबस के अनुसार। पहली है घर्षण द्वारा आवेशन, दूसरा है स्पर्श द्वारा आवेशन और तीसरा है प्रेरण द्वारा आवेशन। अगर किसी वस्तु को आवेशित करना है तो 3 तरीके हैं आवेश लाने के उस वस्तु के ऊपर। पहला है घर्षण द्वारा, दूसरा है स्पर्श द्वारा और तीसरा है प्रेरण द्वारा। अब घर्षण द्वारा आवेशन को पढ़ेंगे। तो मैंने बताया था, अभी दोबारा से बता देते हैं कि आवेशन की जो प्रक्रिया वो 3 है। पहली है घर्षण द्वारा, दूसरी है स्पर्श द्वारा और तीसरी है प्रेरण द्वारा। अब पहले को पढ़ेंगे घर्षण द्वारा आवेशन। तो इसको ज्यादा विस्तार से बताने की आवश्यकता नहीं, सबको पता है कि 2 वस्तु है ए और बी, अगर इनको परस्पर रगड़ते हैं तो क्या होता है कि रगड़ने पर एक वस्तु के इलेक्ट्रॉन दूसरी वस्तु में स्थानांतरित हो जाते हैं। तो जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं वो वस्तु धनावेशित हो जाती है और जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉन आते हैं वो वस्तु ऋण आवेशित हो जाती है। तो ये तो हो गया धनावेशित और ये हो गया ऋण आवेशित। लेकिन संयुक्त रूप में, अगर दोनों को संयुक्त रूप में देखें तो कोई भी आवेश नहीं है, यानी पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं। लेकिन अलग अलग इनको देखें, ए और बी को देखेंगे तो ए पे तो कैसा आवेश है धन आवेश और बी पे कैसा आवेश है ऋण आवेश। अब एक बात और है, इस प्रश्न आया था और इस प्रकार के प्रश्न भी है, बुक में भी है, कि अगर कोई वस्तु धनावेशित होती है तो क्या उसके द्रव्यमान पे प्रभाव पड़ता है, या कोई वस्तु ऋण आवेशित होती है तो उसके द्रव्यमान पे प्रभाव पड़ता है। तो उसको एक बार थोड़ा सा समझ लेते हैं। यानी क्या होता है, जब भी कोई वस्तु धनावेशित होती है तो इसका मतलब क्या होता है कि उस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरी वस्तु में चले गए। और ये अपने को पता है कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान
कितना होता है 9.1 गुणा 10⁻31 kg, काफी कम होता है। यानी जो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है, यानी एम ई लिख देते हैं, एम ई यानी इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है 9.1 गुणा 10⁻31 kg होता है। अब जब इलेक्ट्रॉन निकलता है तो अपने साथ अपना द्रव्यमान भी लेके जाता है। यानी इस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, निकलने के साथ वो क्या लेके जा रहा है, अपना द्रव्यमान भी लेके जा रहा है। और कितना लेके जा रहा है 9.1 गुणा 10⁻31 kg। और वो इलेक्ट्रॉन इस वस्तु पे आ रहा है, यानी इसका द्रव्यमान पहले से बढ़ेगा। अगर कोई वस्तु ऋण आवेशित है तो उसके द्रव्यमान में क्या होगी, वृद्धि होगी। यानी इसके द्रव्यमान में तो क्या हो रही है, वृद्धि, और इसके द्रव्यमान में क्या हो रही है, कमी। तो ये याद रख लेना, जब भी कोई वस्तु धनावेशित होती है तो धनावेशित होने पर उस वस्तु का द्रव्यमान कम होता है पहले की अपेक्षा। और इसी प्रकार से यदि कोई वस्तु ऋण आवेशित होती है तो उस वस्तु का द्रव्यमान पहले से क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। क्योंकि पहले द्रव्यमान था प्लस इलेक्ट्रॉन उस पे आ गए, तो इलेक्ट्रॉन आने के कारण इलेक्ट्रॉन क्या लेके आ रहे हैं, साथ में अपना द्रव्यमान भी लेके आ रहे हैं। बिना द्रव्यमान के इलेक्ट्रॉन का कोई अस्तित्व नहीं है। तो जब इलेक्ट्रॉन आते हैं तो अपना द्रव्यमान भी लेके आते हैं। तो उनका इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है 9.1 गुणा 10⁻31 kg। अब इसमें समझने की बात क्या है कि व्यवहारिक रूप में ये चीज अपने को देखने को नहीं मिलती, क्योंकि मान इतना कम होता है कि अपन इसको छोड़ देते हैं। लेकिन ये याद रखने वाली बात है, जब भी कोई वस्तु धनावेशित होती है तो उसके द्रव्यमान में क्या आती है भाई, कमी। और यदि कोई वस्तु ऋणावेशित है तो उसके द्रव्यमान में क्या होती है, वृद्धि होती है। अब कुछ युग्म दे रखे हैं। अब देखना इधर, यानी कुछ युग्म होते हैं जिनसे उस युग्म में एक वस्तु धनावेशित होती है और एक वस्तु ऋणावेशित। अब याद क्या रखना है कि कांच की छड़ और रेशम के कपड़े को अगर कभी भी रगड़ते हैं तो हमेशा कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन जाते हैं और किस पे जाते हैं, रेशम के कपड़े पर। तो कांच की छड़ कैसी हो जाएगी, धनावेशित हो जाएगी, और रेशम का कपड़ा कैसा हो जाएगा, ऋण आवेशित। तो कभी भी ऐसा नहीं होता है कि रेशम के कपड़े से कांच की छड़ में इलेक्ट्रॉन जाते हैं, हमेशा कांच की छड़ से ही रेशम के कपड़े में इलेक्ट्रॉन जाते हैं, जिसके कारण कांच की छड़ कैसी होती है, धनावेशित होती है, और रेशम का कपड़ा ऋण आवेशित होता है। इसी प्रकार से यदि बिल्ली की खाल को एगोनाइट की छड़ या प्लास्टिक की छड़ से अगर रगड़ते हैं, किसी भी एक छड़ से रगड़ना है, तो बिल्ली की खाल कैसी हो जाएगी, धनावेशित हो जाएगी। और अगर प्लास्टिक की छड़ है तो कैसी हो जाएगी, ऋण आवेशित हो जाएगी। और एबोनाइट की छड़ है तो वो भी कैसी होगी, ऋण आवेशित। फिर इसके बाद में है ऊनी वस्त्र। अगर ऊनी वस्त्र को एबोनाइट की छड़, प्लास्टिक की छड़, अंबर या रबड़ की छड़ से अगर रगड़ते हैं तो ऊनी वस्त्र कैसा होगा, धनावेशित। और ये जो भी छड़ है ये सब कैसी होगी, ये जो भी छड़ है कैसी होगी, ऋण आवेशित होगी। ठीक है। अब इसको याद रखने का तरीका क्या है, सिर्फ एक छड़ है,
वो धनावेशित होती है कांच की छड़। बाकी जो भी छड़ है वो कैसी है, ऋण आवेशित है। एक याद रखने का तरीका है। तो ये याद रख लेना कि अगर कांच की छड़ रेशम के कपड़े को आपस में रगड़ा जाता है तो कांच की छड़ धनावेशित होगी और रेशम का कपड़ा हमेशा ऋण आवेशित होगा। तो ये हो गया पहला टॉपिक, यानी घर्षण द्वारा आवेशन। इसमें कोई ज्यादा बड़ी बात है नहीं, दो वस्तुओं को परस्पर रगड़ा जाता है जिससे एक वस्तु धनावेशित होती है और एक वस्तु ऋणावेशित। कौन सी वस्तु धनावेशित होती है, तो जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं वो वस्तु कैसी होती है, धनावेशित, और जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉन आते हैं वो कैसी होती है, ऋणावेशित। ठीक है, ये याद रखना है। संयुक्त रूप से कितना आवेश होगा, शून्य। ठीक है, और एक बात और है, अगर कोई वस्तु धनावेशित होती है तो उसका द्रव्यमान पहले से कम हो जाता है। क्यों, इलेक्ट्रॉन क्या लेके जा रहा है, अपना द्रव्यमान। तो जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलते जाएंगे उतने ज्यादा उसका द्रव्यमान कम होता जाएगा। आवेश, धनात्मक आवेश तो बढ़ता जाएगा और द्रव्यमान कम होता जाएगा। इसी प्रकार से ऋण आवेशित वस्तु है तो उसका आवेश तो बढ़ता जाएगा, साथ में उसका द्रव्यमान भी बढ़ेगा। तो ऋण आवेशित वस्तु का द्रव्यमान बढ़ता है, धन आवेशित वस्तु का द्रव्यमान घटता है। दूसरा है स्पर्श द्वारा आवेशन। दूसरा टॉपिक है स्पर्श द्वारा आवेशन। ठीक है, तो ये तो हो गया उदासीन या अनावेशित। ठीक है, अनावेशित गोला, और ये है कोई आवेशित गोला। ठीक है, तो ये तो है उदासीन या अनावेशित, और ये है आवेशित गोला। अगर दोनों को स्पर्श करते हैं तो स्पर्श कराने पर क्या होगा कि जो आवेश है वो जो अनावेशित है उसके पास चला जाएगा। यानी जैसे स्पर्श कराएंगे तो क्या होगा कि जो आवेशित गोला है उसका आधा, ठीक है ना, कितना, आधा किसके पास चला जाएगा, अनावेशित के पास चला जाएगा। किसके पास चला जाएगा, अनावेशित के पास। तो जैसे स्पर्श करते हैं तो इस पर भी आधा आवेश आ जाएगा, यानी 2 कूलाम और 2 कूलाम, यानी जो 4 कूलाम थे वो 2 और 2 कूलाम में बट गए। और जब इनको अलग अलग करेंगे तो इस पर आवेश कितना दिखेगा अपने को, 2 कूलाम ए गोले पर, और बी गोले पर भी कितना दिखेगा, 2 कूलाम दिखेगा। ठीक है, इस पर भी कितना दिखेगा, 2 कूलाम, और इस पर भी कितना दिखेगा, 2 कूलाम। यानी ये अनावेशित गोला था। कैसा गोला था, अनावेशित था, इसके पास आवेश नहीं था। लेकिन जैसे ही आवेश के संपर्क में आता है, जैसे उसके स्पर्श करता है, तो जो आवेशित गोला था उसका आवेश किसमें चला गया, अनावेशित गोले में चला गया। और अनावेशित गोले में जाने के बाद में वो कैसा हो गया, वो भी आवेशित हो गया, यानी ये आवेशित हो गया। ठीक है, तो ये याद रखने वाली बात है। यानी जब भी किसी आवेशित वस्तु को अनावेशित वस्तु से स्पर्श कराया जाता है तो अनावेशित जो वस्तु होती है या अनावेशित जो भी वस्तु है, गोला है, कुछ भी है, तो वो क्या हो जाता है, आवेशित हो जाता है। तो मेरे हिसाब से ये बात आप लोगों के समझ में आ गई होगी। इसके लिए एक सूत्र भी है।